Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप लोग? Today I'm starting with our chapter of Civil Procedure Code, and this chapter is divided into a few parts, and the first part is more of a memory refresher because हम हमारा ये part already class में एक बार कर चुके हैं. However, that was quite a while back, so this is more of a memory refresher. So let us start with Civil Procedure Code. ओके, सो देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड एग्जैक्टली है क्या, सिविल प्रोसीजर कोड में क्या क्या चीज़ें कवर की जाती है. आई टेल यू एन एग्जांपल. ऑफ लेट ही मेरे पास एक कंपनी आई थी, क्लाइंट आए थे, उसमें a person was appointed as a director and the company had taken a loan from that director. तो कंपनी ने लोन लिया डायरेक्टर से एंड फॉर अराउंड एन ईयर कंपनी ने उसका रीपेमेंट भी प्रॉपरली किया. But 2 months back, company had stopped its repayment due to some dispute between the company and the director. So अब वो डायरेक्टर अपना लोन सिक्योर करने हमारे पास आए. लोन सिक्योर करने के टाइम पे अगर वो लोन का के रीपेमेंट के टाइम पे कोई एलिजेड फ्रॉड या वहां पर कोई फॉर्जरी या कोई चीटिंग का केस होता तो हमें पता है ये चीजें क्रिमिनल एक्टिविटी में जाएगी, right? But however, that was not the case. The case was only to secure the repayment of the loan, and that is why the case was the petition was presented in a court having a civil jurisdiction. चलो, jurisdiction की बात आती है तो पहले jurisdiction होता क्या है वो समझ लेते हैं. Jurisdiction मतलब scope of work, area, दायरा होता है, range. Okay, so there are two types of offenses: civil offense and criminal offense. इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों हमने देखा हुआ है. सो सिविल प्रोसीजर सो क्रिमिनल ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस मेड पनिशेबल बाय द अंडर द इंडियन पिनल कोड, राइट? वी हैड रिटन अबाउट क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज. तो वो हर चीज जो लॉ के हिसाब से, लॉ के डेफिनेशन में पनिशेबल है, वो हर चीज क्राइम कहलाएगी. ओके, सो ये हो गया एक प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस. जब जब कोई ऑफेंस क्रिमिनल नेचर का होता है तब तब वो ऑफेंस क्रिमिनल कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है. हावेवर, दूसरे प्रकार का ऑफेंस रहेगा, जैसे लेट्स से यही लोन रीपेमेंट का केस है. कोर्ट एक पार्टी ने लोन लिया है बट वो रीपे नहीं कर रही है या इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर का, ऐसे टाइप के मैटर्स कहाँ जाएंगे? तो देर इज अनदर कोर्ट कॉल्ड द सिविल कोर्ट. ओके, सो ऐसे मैटर्स सिविल कोर्ट में प्रेजेंट किए जाते हैं एंड सिविल कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड ने बताई हुई है. नाउ देर आर वेरियस डिफरेंट लॉज ऑल्सो. ओके, सो वेरियस लॉज ऑन वेरियस सब्जेक्ट मैटर्स. जैसे लोन्स रहेंगे तो लोन के लिए डेट रिकवरी के अलग अलग लॉज होते हैं. सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा जनरल लॉ है जो जहां कहीं दूसरा कोई लॉ किसी मैटर पे साइलेंट है तो सिविल प्रोसीजर कोड कम्स इनटू पिक्चर. अगेन, सिविल प्रोसीजर कोड कोई सब्सटेंटिव एक्ट नहीं है, ये बस एक प्रोसीजर है, महज एक प्रोसीजर है कि कोर्ट में केस कैसे फाइल की जाती है, कब वो ऑफेंस सिविल का होगा, अपील आप कब फाइल कर सकते हो, उसमें किस प्रकार के डिसीजन कोर्ट से आ सकते हैं, ये सारी चीजें सिविल प्रोसीजर कोड में बताई जाएगी. So let us start with the actual content. But before we start with the actual content of the chapter, again let us see. We as company secretaries, why are we required to understand or why are we required to study this civil procedure code? Civil procedure code or criminal procedure code or criminal laws or other laws which will be practiced in the court or in the judiciary, in the hierarchy of judiciary. Why are we company secretaries required to study them? Basically, we as company secretaries who are also in the developing age are being called as the corporate lawyers, as the corporate advisors. We should be aware कि अगर ऐसा कुछ केस होता है तो we cannot tell our client go to an advocate, he'll sort it out for you.
Since the client is a company, he is definitely going to approach a company secretary, and in that case, a company secretary should be well versed or should at least be aware of what the laws are in the country, what is the procedure to be followed by in availing relief for such an offense, what is the procedure that a client or an aggrieved person can follow, because of which उसका जो प्रॉब्लम है, उसकी जो तकलीफ है वो दूर हो सकती है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्टेन डेफिनेशंस। ओके, अगेन बिफोर वी प्रोसीड, द एंटायर स्लाइड शो is made only and only from your notes। तो आप सबके पास नोट्स का कॉपी है, मैंने बस उसे सिंप्लीफाई करने के लिए नोट्स में से कुछ कुछ चीजें पीपीटी के स्लाइड्स में डाली है और कुछ भी अलग नहीं है। काइंडली रेफर योर नोट्स, कीप अ कॉपी ऑफ योर नोट्स हैंडी while watching or while listening to this video. Let us start with the Civil Procedure Code 1908. So our first definition is cause of action, that is order second, rule second. Okay, cause of action मतलब क्या समझिए? एक्शन मतलब किसी के खिलाफ एक्शन लेना, और कॉज मतलब उसका रीजन। देखो, अगर मैं किसी को डांटती हूँ तो मतलब सामने वाले ने कुछ किया है, आई मीन प्रिज्यूमेबली सामने वाले ने कुछ किया है इसीलिए मैं डांट रही हूँ, राइट? आपके पेरेंट्स ने आपको डांट लगाई है तो आपने कुछ किया है, वो आपके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है, इसे कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। हर प्रकार का केस जब फाइल होता है तो वो केस के पीछे कॉज, रीजन ये फाइंड आउट करना सबसे पहला काम होता है, इसलिए उसे कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। ए पर्सन ने बी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया है, पेटिशन फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल किया है, सूट फाइल किया है, केस फाइल किया है, एज द केस में भी जो भी हो, लेकिन ए ने बी के खिलाफ एक्शन लिया। क्यों लिया? क्योंकि कुछ रीजन था, बी ने ऐसा कुछ किया, बी ने उसको कारण दिया एक्शन लेने के लिए। ठीक है, so cause of action means the reason why a person is taking an action against somebody else. Now let's say A has filed a case against B, तो B ने जो किया ना उससे A को कुछ नुकसान होना चाहिए। जब तक A को नुकसान नहीं होगा, फॉर दैट मैटर किसी को भी जब तक नुकसान नहीं होता है, वो एवे जाके किसी के ऊपर केस फाइल तो नहीं करेंगे। सो कॉज ऑफ एक्शन प्रूव करने के लिए ये चीज सबसे पहले जरूरी है कि जो पर्सन केस फाइल कर रहा है उससे कुछ नुकसान होना चाहिए। सो वी ऑल नो जो पर्सन केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ होता है। इस चैप्टर में हम प्लेंटिफ ये वर्ड काफी बार पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ एक वर्ड जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा डिफेंडेंट। जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ, जिसके खिलाफ केस फाइल किया है उसने अपने आप को डिफेंड करना है, इसलिए उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। प्लेंटिफ को कुछ नुकसान हुआ तो उसे कारण मिला डिफेंडेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। ऐसे टाइम पे प्लेंटिफ का जो राइट है और जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है ये उसका कॉज ऑफ एक्शन रहेगा। लेट अस रीड आउट। Every such fact which is required to be proved by the plaintiff, वो हर चीज जो plaintiff ने prove करनी है। Let's say for example, there's a landlord, there's a tenant, मतलब घर मालक है और उसका का जो रेंट पे घर जिसने लिया हुआ है वो पर्सन है। नाउ इन सच अ केस, अगर घर मालक मतलब लैंडलॉर्ड ने कुछ फैसिलिटीज उस टेनेंट को रेंट अमाउंट में प्रॉमिस की है एंड वहां रहने जाने पर टेनेंट फिगर्स आउट और फाइंड्स आउट दैट दीज आर फेक और फॉल्स promises and the rent that is being charged by the landlord is huge as compared to the facilities which he is not getting. In such a case वो हर प्रकार का फैक्ट जो वो कोर्ट के सामने बता सकता है कि लैंडलॉर्ड बोला था ये रहेगा, लैंडलॉर्ड बोला था 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी है, लैंडलॉर्ड बोला था 24 घंटा पानी है, लैंडलॉर्ड बोला था पार्किंग स्पेस भी है इसमें, ये सब चीजें जो उसने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ऑल दीज थिंग्स which is required to be proved
किसने प्रूफ करनी है? जो केस फाइल कर रहा है, दैट इज इन आवर केस द टेनेंट। टेनेंट हो गया प्लेंटिफ, जो लैंडलॉर्ड के खिलाफ केस फाइल कर रहा है। एवरी सच फैक्ट, वो हर मुद्दा जो प्लेंटिफ प्रूव करेगा वो कॉज ऑफ एक्शन होगा। ओके, वो हर मुद्दा हमें प्रूव कब करना पड़ता है? जब मैं किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाती हूँ ना, तब वो मेरे ऊपर एक बर्डन बन जाता है कि मैंने जो इल्जाम लगाया है वो इल्जाम मुझे प्रूव करना पड़ता है। सो जब जब मैं कोई इल्जाम प्रूव करूंगी ना, वो इल्जाम बन जाएगा मेरा फैक्ट और वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो जब मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगा रही हूँ, मतलब केस फाइल कर रही हूँ, मैं बन गई प्लेंटिफ। ओके, where a plaintiff claims some relief from the court of law, such a claim shall be accompanied by a note as to what was the cause behind such an action. जब प्लेंटिफ कुछ रिलीफ क्लेम करता है, रिलीफ क्लेम करता है मतलब क्या करता है? यही लैंडलॉर्ड टेनेंट का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से टेनेंट लैंडलॉर्ड से कुछ कंपेंसेशन मांग रहा है, लेट्स से टेनेंट लैंडलॉर्ड से डिपॉजिट फीस वापस मांग रहा है। ऐसे केस में ये रिलीफ मांग रहा है। रिलीफ का मतलब सल्यूशन होता है या किसी प्रकार का प्रेयर होता है कि मैं आपके पास ये एक XYZ पर्सन के खिलाफ केस लेके आया हूं, तो आप मेरी ये मदद कीजिए। कोर्ट जब कुछ मदद करता है ना, तो उसे रिलीफ कहा जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, उस एम्प्लॉई की सैलरी कुछ महीनों से आउटस्टैंडिंग है और एम्प्लॉयर के पास जा रहा है, तो एम्प्लॉयर उसे उसकी सैलरी जो ड्यू है वो नहीं दे रहा है। अब ऐसे टाइम पे दैट एम्प्लॉय गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ। व्हेन ही गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट पर्सन टेल्स दैट जज says that yes, employee right, employer wrong, employer ने employee को देना है सैलरी जो जो उसका ड्यू था अभी तक, प्लस उसको ये तकलीफ हुई इस वजह से इतना इतना कंपेंसेशन भी देना है। ये उसको रिलीफ मिला, ये उसको मदद मिली कोर्ट से। Such a claim shall be accompanied by a note as to what was the cause of action. अब अगर एक एम्प्लॉय प्रूव करना चाहे कि उसे उसकी सैलरी नहीं मिली है, तो सबसे पहले उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि सैलरी मिलना उसका राइट था। ये राइट प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि वो एक राइटफुल एम्प्लॉय था, उसका एम्प्लॉय था, उसने काम किया, तभी वो बता सकता है कि उसे उसकी सैलरी मिलेगी। तो जब भी हम किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाते हैं और वो इल्जाम हमें प्रूव करने होते हैं ना, हमें उसे राइटिंग में, रिटन में कोर्ट के पास प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, इट मींस ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द राइट्स एंड इट्स इन्फ्रिंजमेंट। कोई मेरा अधिकार है वो अगर इन्फ्रिंज हो रहा है, वायोलेट हो रहा है, उससे रिलेटेड हर मुद्दा मेरा कॉज ऑफ एक्शन में जाएगा। कैसे? लेट्स से to live in a safe and noise free environment is my right. So if I am telling someone कि भैया आवाज कम करो, शोर कम करो, ऐसे में अगर मुझे उनको ये बोलना है, तो सबसे पहले ना मेरे पास राइट होना चाहिए ऑफ लिविंग इन अ सेफ एंड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट। जब मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहने का मुझे राइट होगा, तो ही मैं किसी से क्लेम कर सकती हूँ कि आप मेरे इस राइट को नुकसान पहुंचे ऐसा कुछ काम ना करें। लेट अस सी इन शॉर्ट कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब वो हर फैक्ट जो बताता है कि ये मेरा राइट है और वो मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है। जब तक मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, मैं कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकती। बाय दैट आई मीन कोई भी, जब तक कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोर्ट को अप्रोच किया नहीं जा सकता है। आगे देखते हैं जजमेंट। ओके, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री टर्म्स ऑफ डिसीजंस अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। एक होता है जजमेंट, एक होता है डिक्री, एक होता है ऑर्डर। आने वाले सबसेक्शंस में हम डिक्री एंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे, लेकिन जजमेंट समझ में आने के लिए डिक्री और ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव अ प्रॉपर्टी जो किसी और पर्सन ने इलीगली अपने कब्जे में की है, उसकी कस्टडी अपने पास की है, या उसके ऊपर कोई इलीगली उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। या सो उस प्रॉपर्टी को किसी ने इलीगली एक्वायर किया है, किसी ने, कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी पे इलीगली कब्जा किया है। मैंने उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल किया
केस फाइल करने के लिए मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन। तो मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन में आती है दो चीजें, राइट एंड इट्स इन्फ्रिंजमेंट। राइट है मेरे पास, आई हैव टू प्रूव दैट आई एम द ओनर। इन्फ्रिंजमेंट भी हुआ है, मेरा प्रॉपर्टी उसने इलीगली कैप्चर किया हुआ है। दो चीजें आ गई, कॉज ऑफ एक्शन आ गया। ऐसे में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सबसे पहली चीज ये डिसाइड करता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के, क्लियर टाइटल देख के कोर्ट ने सबसे पहले निर्णय क्या किया, हाँ यस ये प्रॉपर्टी है शलाका की। यहां तक आ गए हम लोग। अब कोर्ट ने क्या किया ना, दो पार्टीज के सिर्फ राइट्स बताए। तो जब वो कोर्ट उस पार्टी का राइट बताता है, जब वो कोर्ट इसमें कौन सी पार्टी राइटफुल पोजीशन में है, बस इतना डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट ने दे दिया डिक्री। चलो ठीक है, अब मेरे को कोर्ट ने बोल दिया कि यस आई एम द राइटफुल ओनर, आई एम द ओनर ऑफ दैट लैंड, बट लैंड मेरे को कहाँ मिल रही है अभी तक, राइट? ऐसे में कोर्ट ने सामने वाली पार्टी को अपने पोजीशन में जो लैंड है, जो उसने इलीगली एक्वायर की है, उसे रिलीज करने को भी कहना चाहिए। जब कोर्ट वो लैंड को रिलीज करने कहती है, तब वो लैंड कोर्ट उस पर्सन को मुझे रिपोजेस करने के लिए ऑर्डर देती है। जब कोर्ट ने एक पार्टी जिसकी लायबिलिटी है, उसे कुछ लायबिलिटी करने को कहा गया है, उसे वो काम पूरा करने को कहा गया है, तब उसे ऑर्डर कहा जाता है। दो चीजें समझ में आ गई, एक हो गया डिक्री, एक हो गया ऑर्डर। अब ये डिक्री और ऑर्डर देने पर जब ये केस खत्म हो जाता है और कोर्ट उस डिक्री या ऑर्डर पे से आए हुए नतीजे को फॉर्मली प्रेजेंट करती है। हमने मूवीज में देखा होगा, सारे सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए अदालत यह नतीजे पर पहुंची है। ये जब नतीजे तक आती है अदालत और उसे एक स्टेटमेंट में फॉर्मली प्रोनाउंस करती है कोर्ट में और बताती है इस स्टेटमेंट के साथ कि हाँ भैया अभी इधर केस खत्म हो गया है, ए पार्टी सही, बी पार्टी गलत, गलत पार्टी ने जो सही पार्टी है उसको करने का है कंपेंसेट। ये जब कोर्ट फॉर्मली प्रोनाउंस करता है तब उसे जजमेंट कहा जाता है। वापस पहले से देखते हैं, जैसा मैंने कहा, ए पार्टी सही, बी पार्टी गलत, बी पार्टी ने ए पार्टी को या गलत पार्टी ने सही पार्टी को कंपेंसेट करना है। ओके, सो जब कोर्ट बोलता है ना ए पार्टी सही, बी पार्टी गलत, तब कोर्ट ने डिक्री दिया। जब कोर्ट ने कहा गलत पार्टी ने सही पार्टी को कंपेंसेट करना है, तब कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और जब कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया और इसको फॉर्मली प्रोनाउंस करके एक स्टेटमेंट बना दिया कि पिछले साल, 2 साल, 6 महीना, 3 महीना, ऐसे जो ये केस अदालत में चल रही है, वो केस अब इस नतीजे के साथ खत्म हो गई है, उसे जजमेंट कहा जाता है। ओके, let us see the definition under section 2 subsection 9. A judgment is a statement given by the judge on the ground of decree or order. जो भी डिक्री है या ऑर्डर है, जो भी जज ने ऑलरेडी डिक्री या ऑर्डर दिया था, उसको फॉर्मली जब एक स्टेटमेंट के रूप में कोर्ट प्रेजेंट करता है तब वो जजमेंट हो जाएगा। A judgment must be based on grounds and reasons which helped the judge to arrive at some decision. वही जैसा मैंने कहा, सारे सबूत और गवाह को मद्देनजर रखते हुए जज टू अराइव एट सम डिसीजन, मद्देनजर रखा हुआ है किसको, सबूत और गवाहों को, ग्राउंड्स एंड रीजंस को ध्यान में रखते हुए जजमेंट दिया गया है। A judgment is the decision of court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action in a suit submitted to it for determination. डिटर्मिनेशन का मतलब समझिए, डिटर्मिनेशन मतलब खत्म करना, सूट सबमिटेड फॉर डिटर्मिनेशन, खटला, बाय दैट आई मीन एक फाइट जो चालू है दो जनों के बीच में, वो कोर्ट के पास आई है, वो फाइट खत्म होने के लिए, वो फाइट रिजॉल्व होने के लिए, तो उसे कहा जाता है सूट हैज बीन सबमिटेड फॉर डिसीजन। सूट हैज बीन सबमिटेड फॉर सॉल्यूशन, सूट हैज बीन सबमिटेड फॉर फिनिशिंग। ऐसे में जब कोई भी डिसीजन आता है ना किसी कोर्ट का, उस डिसीजन को जजमेंट कहा जाता है।
What is ordinarily called as an order is in fact a judgment. देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बोलते हैं कोर्टाचा ऑर्डर आली है, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, जब हम लेमन लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज में कोई ऑर्डर बोलते हैं तब वो चीज जजमेंट होती है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिक्री क्या होता है। मैंने जजमेंट बताते टाइम आपको अंदाजा है इसलिए बताया था डिक्री क्या होता है। ओके, अगेन जब कोर्ट ने कहा ए पार्टी सही बी पार्टी गलत, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सिर्फ पार्टीज के राइट्स बताए, कौन सी सही कौन सी गलत। जब कोर्ट इतना भी बता देना तब उसे डिक्री कहा जाता है। अब ये कौन से केस में हो सकता है, जैसे मैंने आपको इलीगल एक्विजिशन ऑफ लैंड का एग्जांपल बताया। एक ही लैंड है, बी ने इलीगली एक्वायर किया हुआ है, ए गया कोर्ट में बताया भैया ऐसा ऐसा हुआ, कोर्ट ने स्टडी किया, पूरा हियरिंग के लिए मैटर आया, कोर्ट ने कहा हाँ भाई ए तुम तो बराबर हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लैंड तो राइटफुली तुम्हारी ही है। जब कोर्ट ऐसे यहाँ तक बोल देता है ना, तब उस स्टेटमेंट को डिक्री कहा जाता है। ये फॉर्मली कोर्ट क्या करता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो खटला, जो केस चालू है, उसे एडजुडिकेट करने के को एक्सप्रेस करता है। मतलब कोर्ट बताता है कि दो जनों के बीच इस मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट है। अब जब भी डिस्प्यूट रहेगा, एक हाँ एक ना होगा, एक सही एक गलत होगा, दोनों सही होंगे तो डिस्प्यूट नहीं होगा, दोनों गलत होंगे तो भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो जो पार्टी सही, जब कोर्ट उसे सही है बोल के कोर्ट अपना पहला पहला प्रिलिमिनरी फैसला सुनाता है कि हाँ ये सही है। आगे क्या करना है आगे की बात है, लेकिन अभी तक तो क्लियर है कि ये पर्सन सही है। जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बताता है एम्प्लॉयर को कि मेरे एम्प्लॉय बताता है कोर्ट में कि मेरे को एम्प्लॉयर से 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। एम्प्लॉयर बताता है कोर्ट को ये बंदा 4 महीने से आया ही नहीं है कंपनी में, तो काहे की सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी। कोर्ट ने सब स्टडी किया, कोर्ट ने सब समझा और फिर कहा कि हाँ भैया एम्प्लॉय तुम तो आए ही नहीं हो इतने दिनों से, इतने दिनों से फिर कौन सी सैलरी मांग रहे हो। एम्प्लॉयर सही एम्प्लॉय गलत। ऐसे में जब कोर्ट ने सिर्फ इतना ही फैसला दिया है कौन सही कौन गलत, तब उसे डिक्री कहा जाता है। It is a statement of the court that determines the rights of the parties. Parties के rights determine करता है. It is a formal expression of an adjudication which determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final. मैंने आपको अभी बताया matter तभी बनेगा जब कोई controversy होगी. Controversy समझते हो क्या होता है? Controversy माने एक जन हाँ बोल रहा है एक जन ना बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ बारिश आ रही है, आप बोल रहे हो बारिश नहीं आ रही है। अगर मैं बोलो बारिश आ रही है आप भी बोलो बारिश आ रही है, तो हम दोनों बैठ के बारिश एंजॉय करें, झगड़ा काहे का है इसमें। पर अगर मैं बोलूँ बारिश आ रही है और आप बोलो बारिश नहीं आ रही है, तो मैं बोलूँ अरे आंखें है कि बटन है, बारिश तो आ ही रही है ना, दिख नहीं रहा है क्या। आप बोलो अरे बारिश नहीं आ रही है अच्छी धूप खिली है, मैं बोलूंगी ये पागल हो गया। What has happened here? There is a dispute, there is a controversy that has started. Controversy means टू पीपल आर एलिजिंग अपोजिट फैक्ट्स। ऐसे टाइम पे जब दो लोग अलग अलग चीजें कुछ बताते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले एग्जांपल में जाते हैं, एम्प्लॉय बोलता है सैलरी मेरे को मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय बोलता है काहे की सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसे टाइम पे जब दो जन कुछ अलग अलग, गलत नहीं, अलग अलग बात बता रहे हैं, तब कोर्ट को उसको खत्म तो करना पड़ेगा ना, जो भी है उसको डिटरमाइन तो करना पड़ेगा। कोर्ट जब ये डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन कर रहा है, कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी को खत्म करता है कि बस करो झगड़ा, या तो सैलरी पेबल है या तो नहीं है तो कोर्ट बताता है एम्प्लॉय सही है, सैलरी पेबल नहीं है, कोर्ट बताता है एम्प्लॉयर सही है। आइदर पार्टी के फेवर में जब कोर्ट ने सिर्फ उनका राइट डिटरमाइन किया है, तब उसे डिक्री कहा जाता है, और ये प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिक्री मतलब जहां उस केस में और हियरिंग होना बाकी है, लेकिन पहले ही कोर्ट ने प्राइमा फेसी ही कोई स्टेटमेंट कर दिया है, उसे प्रिलिमिनरी डिक्री कहा जाता है। जब कोर्ट अपना डिसीजन सारी हियरिंग होने के बाद आखिर में देता है, तब उसे फाइनल डिक्री कहा जाता है।
A decree comes into existence as soon as the judgment is pronounced and not on the date when it is sealed and signed. अब जजमेंट हमने पिछले स्लाइड में देखा, जजमेंट मतलब फाइनल निर्णय, नतीजा, उस केस का निकाल। जब उस केस का निकाल आता है तब डिक्री एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। When further proceedings are yet to take place, the court has already passed a decree. It is a preliminary decree. जब कोर्ट कोई डिक्री पास करता है लेकिन उसमें उस केस में अभी और हियरिंग होने बाकी है, तब उसे प्रिलिमिनरी डिक्री कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, so section 2 subsection 3, the definition of decree holder. ओके, अब डिक्री पे एक और बार देखते हैं क्या होता है। हमने अभी देखी डिक्री क्या होती है, ए पार्टी सही बी पार्टी गलत, हो गई डिक्री। अब जो किसी के फेवर में, फेवर मतलब पॉजिटिव साइड में डिसीजन आया ना कोर्ट का, मतलब वो पर्सन के फेवर में आया है, मतलब वो पर्सन सही जो है वो बताया है ना, वो पर्सन हो जाएगा वो डिक्री होल्डर। याद रखो, एक सही एक गलत, जो पर्सन सही डिक्री होल्डर, जिसके खिलाफ आया है मतलब जो पर्सन गलत वो हो गया जजमेंट डेटर। There are two types of persons. There is one will be the right one will be the wrong one. So the person in whose favor the decree has come is a decree holder, and one person in whose against whom the decree has been obtained is called the judgment debtor. Person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. फेवर, किसके फेवर में किसके खाते में निर्णय आया है वो डिक्री होल्डर हो जाएगा, और दूसरा पर्सन जो रहेगा उसे जजमेंट डेटर कहा जाएगा। ओके, जैसा अभी हमने जजमेंट डेटर देखा, सॉरी डिक्री होल्डर देखा, वैसा ही सबसेक्शन 10 टॉक्स अबाउट जजमेंट डेटर। एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed. अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, हमने वहां पे वर्ड देखा था फेवर, यहाँ देख रहे हैं वर्ड अगेंस्ट। तो जब किसी के खिलाफ वो डिसीजन गया है या वो स्टेटमेंट दिया है या किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पर्सन हो जाएगा जजमेंट डेटर। ओके, सो हमने देखे थे 3 टर्म्स होते हैं जिन टर्म्स में अदालत अपने फैसले सुनाती है। 2 टर्म्स तो हो गए, उसमें से जजमेंट हो गया, डिक्री हो गया। अब देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, आप किसी को ऑर्डर देते हो ये करो, राइट? आपको कोई ऑर्डर देता है ऐसा करो, आपको होमवर्क करने के लिए कहा जाता है तो आपको ऑर्डर करते हैं कि ये होमवर्क आपने करना है। घर पे कोई काम बताया जाता है तो वो ऑर्डर दिया जाता है। ऐसे में जब आपको और जब कोई कुछ करने को कहा जाता है ना तो उसे ऑर्डर कहते हैं। सिमिलरली व्हेन अ कोर्ट also tells one party to do something for the benefit of the other aggrieved party, it is called an order. Okay, so let us see definition as per section 2 subsection 14. The formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. डिक्री हमने क्या देखा था, ए पार्टी सही बी पार्टी गलत, ऑर्डर क्या है बी पार्टी गलत है तो बी ने ए को कंपेंसेट करने के लिए ये करना है। जो डिक्री नहीं है लेकिन फिर भी एक डिसीजन है वो ऑर्डर हो जाएगा। देखो जजमेंट ना बेसिकली कोई डिसीजन नहीं हुआ, जजमेंट फॉर्मल एक्सप्रेशन है। डिक्री और ऑर्डर में क्या बताया, खाली उत्ता जब फॉर्मली प्रेजेंट प्रोनाउंस किया जाता है उसे जजमेंट कहा जाता है। वेरएज डिक्री डिसीजन है एक प्रकार का, ए पार्टी सही बी पार्टी गलत, ऐसा एक डिसीजन है। और जो पार्टी गलत उसने सही पार्टी के लिए क्या करना है वो भी एक डिसीजन हुआ, तो उसे ऑर्डर कहा जाता है। तो जो ऑर्डर डिक्री है वो तो डिक्री है, सॉरी जो डिसीजन डिक्री है वो तो डिक्री है, जो डिसीजन डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। Appeals shall not lie from all orders but only from the following orders. सारे ऑर्डर्स अपीलेबल ऑर्डर्स नहीं होते हैं। मतलब ए वर्सेस बी केस चालू है कोर्ट में, कोर्ट ने ए के फेवर में केस का डिसीजन दे दिया, जजमेंट आ गया, सूट डिटरमाइन हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, बी को कर रहा है अपील। इतना आसान नहीं है, बी को देखना पड़ेगा ऑर्डर जो दिया है कोर्ट ने वो अपीलेबल है या नहीं।
ठीक है, इसलिए उसको देखना पड़ेगा बी को कि नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स में अगर वो ऑर्डर आता है तो ही वो अपीलेबल ऑर्डर होगा। लेट अस सी कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहला अपीलेबल ऑर्डर, ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। सेक्शन 35A के तहत एक पार्टी को कोर्ट ने कहा है कि तुम दूसरे को कंपेंसेट करो, तो कंपेंसेट करने को बोला तो करना पड़ेगा। लेकिन जब उस पार्टी को लगता है भाई सामने वाले ने मेरे ऊपर केस ही गलत फाइल किया है लेकिन फिर भी कोर्ट ने कंपेंसेशन ऑर्डर किया, वो उस ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल कर सकता है। Where one party raises an objection that the suit filed is false or vexatious, vexatious means नकली, basis which the court has ordered compensation, basis which मतलब जिसके ऊपर यकीन करके कोर्ट ने compensation order किया है, appeal can be filed against such order। एक और बार ध्यान से सुनो, ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया, कोर्ट ने कहा बी गलत, बी ने ए को कंपनसेट करना है, कोर्ट बोलता है लेना देना कुछ नहीं, मेरे को कंपनसेशन चार्ज कर दिया, सॉरी बी बोलता है लेना देना कुछ नहीं, मेरे को कंपनसेशन चार्ज कर दिया, तो बी को कोर्ट को बताना है भैया ए ने मेरे खिलाफ जो केस फाइल किया था वो केस ओरिजिनल गलत था। ऐसे टाइम पे जब बी को उस ऑर्डर कंपनसेशन के ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल करना है तो वो अपील अलाउड रहेगा, वो अपील जाएगा अंडर सेक्शन 35A। सो व्हेन court has ordered compensation and on the original dispute which is false in itself, the person can file an appeal against such order of the court. Second, an order under section 91 or section 92 where a suit is to be filed for public nuisance and other wrongful acts affecting the public or alleged breach of trust created for public purposes of a charitable or religious nature, and the permission to institute such suit is refused, an appeal may be filed against such refusal। जहां कोई एक सूट फाइल करना है जो कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए, न्यूसेंस मतलब तकलीफ, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की तकलीफ होती है लोगों को। सो तकलीफ होना मतलब नॉइस पोल्यूशन होना, इंसेसेंट कंटिन्यूअस नॉइस पोल्यूशन होना, उस एरिया में नॉइस पोल्यूशन होना जहां नॉइस पोल्यूशन करना बैन हो, कहीं पे बहुत ही ज्यादा मे बी रास्ते का प्रॉब्लम होना, कहीं पे रूट नहीं है, कहीं पे ऐसा किसी प्रकार का ब्लॉकेज है जिससे सनरेज नहीं आ रहे हैं, हवा नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार का न्यूसेंस हो, या अगर कोई ऐसा ट्रस्ट क्रिएट किया है जो चैरिटेबल नेचर का है लेकिन वो ब्रीच कर रहा है, ब्रीच मतलब जिस पर्पसेस के लिए वो बनाया गया है वो पर्पसेस पूरे नहीं कर रहा है एंड उसके खिलाफ केस फाइल करने के लिए परमिशन लिया जा रहा है, वो परमिशन अगर रिफ्यूज हो गया है तो उसके ऊपर भी केस फाइल किया जा सकता है। An order under section 95 where an arrest or attachment has been effected or a temporary injunction granted on insufficient grounds, an appeal can be filed against the order of such arrest, attachment or injunction। जहां कोर्ट ने किसी पर्सन को अरेस्ट करने कहा है, अरेस्ट का ऑर्डर दिया है, या कोर्ट ने किसी को इंजंक्शन का ऑर्डर दिया है। इंजंक्शन का ऑर्डर मतलब वो काम जो कर रहा है वो उसे रोकने को कहा गया है, ऐसा कुछ ऑर्डर रहेगा और उस वो ऑर्डर के पीछे जो रीजन है वो इनसफिशिएंट है, इनफ नहीं है, ऐसे टाइम पर उसके खिलाफ अपील फाइल किया जा सकता है। Next is an order imposing fine or awarding arrest in civil prison except in execution of decree। मतलब जब तक क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड ही नहीं किया हुआ है, उसके अलावा उसके बगैर ही कोई फाइन या अरेस्ट अवॉर्ड किया गया है, इम्पोज किया गया है, उसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। Any order made under rules from which an appeal is expressly allowed by the rules। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसको अकम्पनी करेंगे कुछ रूल्स, इन सिविल प्रोसीजर रूल्स के तहत कुछ कुछ ऐसे अपील्स होंगे जो ऑर्डर के अगेंस्ट किए जा सकते हैं, इन्हें अपीलेबल ऑर्डर्स कहा जा सकता है, उसके ऊपर भी अपील फाइल किया जा सकता है। Where an appeal is filed from any of the above orders, no second appeal shall be allowed to be filed। देखो केस गया कोर्ट में, पहला डिसीजन आया पार्टी को करनी है अपील, तय करना पड़ेगा अपीलेबल ऑर्डर है या नहीं है, नहीं है, सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं, लेकिन अपीलेबल है
104 देखने का। 104 के तहत ये सारे ग्राउंड से अब भी हमने जो देखे वो आपका डिसीजन इन ग्राउंड्स में बैठता है, ऑर्डर के ऊपर अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, पहले कोर्ट में केस गया, डिसीजन आया, आपने किया अपील, अपील का डिसीजन आया, अब कुछ भी हो जाए आप दोबारा अपील नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीसी बोलता है एक बार ऑर्डर आया, अपीलेबल नहीं रहेगा तो एक बार भी नहीं कर सकते, रहेगा तो एक बार कर सकते, इसके बाद अपील का आपको बेनिफिट या अपील का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अंडर सीपीसी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। Okay, so this is a short comparison between decree and order. डिक्री हमें पता है क्या होता है, ऑर्डर हमें पता है क्या होता है। हर डिक्री के ऊपर अपील किया जा सकता है, लेकिन हर ऑर्डर के ऊपर अपील नहीं किया जा सकता। अपील करने के लिए हमें अपीलेबल ऑर्डर्स ही देखने पड़ेंगे, जिसके लिए सेक्शन 104 देखना जरूरी है। ओके, कोर्ट में केस आया, हियरिंग हुआ, कोर्ट ने दिया डिक्री, आपने किया एक अपील, कोर्ट ने दिया फिर से डिक्री, आपने किया सेकंड अपील, चलता है। ओके, ऑर्डर में केस आया, कोर्ट में हियरिंग हुआ, कोर्ट ने दिया ऑर्डर, देखो अपीलेबल है या नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, अपीलेबल है तो फर्स्ट अपील करो, फिर कोर्ट का आया डिसीजन, अभी सेकंड अपील नहीं कर सकते हैं। सो डिक्री के ऊपर सेकंड अपील अलाउड है अगर फर्स्ट अपील भी किस आपके फेवर में नहीं आता है तो, लेकिन ऑर्डर के ऊपर एक ही अपील अलाउड है, प्रोवाइडेड वो वाला भी अपीलेबल होगा तो। ओके, चल आगे देखते हैं। ओके, सो डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोड। मतलब कोर्ट्स कौन से होते हैं, हायरार्की क्या होती है, सबसे निचला कोर्ट कौन सा है, सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है, ये सारे कोर्ट्स हमें देखने हैं। हम सीआरपीसी में कोर्ट्स पढ़ चुके हैं, सबसे निचला होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सबसे ऊंचा होता है सुप्रीम कोर्ट, और उसकी हम जूरिसडिक्शन भी पढ़ चुके हैं। जूरिसडिक्शन मतलब याद है, इतने साल तक का इम्प्रिजनमेंट है तो ये कोर्ट उसको इम्पोज कर सकता है, उतने साल का इम्प्रिजनमेंट है तो दूसरे कोर्ट में जाएगा, ऐसी चीजें जूरिसडिक्शन में आती है। तो जैसे हमने क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़े हैं वैसे ही सिविल कोर्ट्स भी है। सिविल कोर्ट्स में सबसे निचला कोर्ट होता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। स्मॉल कॉजेस कोर्ट मतलब वो कोर्ट जिसका पेक्यूनियरी जूरिसडिक्शन, आर्थिक जूरिसडिक्शन के जो डिस्प्यूट का मामला जो है वो उसका अमाउंट सो एंड सो अमाउंट तक अगर उसका मनी कंसिडरेशन रहेगा तो वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएगा। अप टू 2014 में उसमें एक अमेंडमेंट आया था दैट इंक्लूडेड 10 लाख, मतलब 10 लाख तक का अगर मैटर रहेगा, जैसे मैंने किसी को लोन दिया है, मुझे उन्होंने रीपे नहीं किया और वो अगर 8 लाख तक का रहेगा तो मैं स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जा सकती हूँ। 10 लाख, सॉरी भाई, 8 लाख नॉट 8 लाख, 10 लाख तक का रहेगा तो मैं स्मॉल कॉज कोर्ट में जा सकती हूँ। मैंने लोन दिया 15 लाख का, मुझे अब स्मॉल कॉजेस कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगा, मुझे जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, राइट। सो ऐसे हायरार्की होती है, ऐसा स्ट्रक्चर है। सबसे निचला होता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, उससे ऊंचा होता है सिविल कोर्ट, उससे ऊंचा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊंचा होता है हाई कोर्ट, एंड हमें ये पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में सारे जूरिसडिक्शंस होते हैं, क्रिमिनल एज वेल एज सिविल, जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से भी उच्च जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय। ओके, चलो आगे देखते हैं jurisdictions क्या क्या प्रकार के होते हैं। jurisdiction of courts and where should a specific case be filed। अब हमने देखा इतने सारे कोर्ट है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। भैया मेरे को अगर केस करना है तो केस लेके जाए तो जाए कहाँ, कौन से कोर्ट में लेके जाए। सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने कहा है कि ये कैटेगरी के हिसाब से आपका jurisdiction डिसाइड होगा। कौन से कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होगा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या कंटेंट है डिस्प्यूट का, टेरिटोरी कौन से एरिया में हुआ है, पर्सन्स कौन है वो लोग जिनके बीच वो डिस्प्यूट हुआ है, एंड ओवर मनी वैल्यू कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है। चलो देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओवर सब्जेक्ट मैटर। Power to decide a case upon the value of the property and subject matter involved in the suit। इस केस में क्या होता है, jurisdiction वो कोर्ट के पास जाएगा जिस कोर्ट के पास वो प्रॉपर्टी डिसाइड करने का वैल्यू रहेगा। जैसे
अगर उसका प्रॉपर्टी अगर उसका वैल्यू 10 लाख से कम रहेगा तो वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएगा, ज़्यादा रहेगा सिविल कोर्ट में जाएगा, और ज़्यादा रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ऐसे। ओवर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब जगह, क्षेत्रफळ, जागेचं क्षेत्रफळ. A specific area has been fixed by the government for every court to try matters falling within the territorial limits of its jurisdiction. हर प्रकार का गवर्नमेंट क्या करता है ना, उस कोर्ट का दायरे में एक जगह अलॉट करता है कि इस इतने इतने किलोमीटर तक अगर केस हुआ, कुछ प्रॉपर्टी सिचुएटेड रहेगी तो वो इस कोर्ट में जाएगी, उसे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है. ओवर पर्सन्स, पर्सन्स मतलब इंडियन कोर्ट्स में कौन से लोगों के खिलाफ केस फाइल की जा सकती है. All civil courts can exercise jurisdiction over all nationals except a foreign state, its ruler, representative, except with the consent of the central government. हर दुनिया के हर नेशनलिटी के हर इंसान के ऊपर केस फाइल कर सकती है, हो सकती है इंडियन सिविल कोर्ट में, लेकिन किसके खिलाफ केस फाइल नहीं हो सकता है, तो कोई दूसरी कंट्री का गवर्नमेंट, उसका रूलर मतलब उसका किंग होगा या उसका कोई और ऑफिसर रहेगा, एंड उस ऑफिसर का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर रहेगा, तो ऐसे केसेस में उन 3 ऑफिशियल कैपेसिटीज के अगेंस्ट अगर केस फाइल करना है तो हमारी कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी. एंड द लास्ट इज ओवर मनी वैल्यू, दैट इज पेक्यूनियरी jurisdiction. Court shall only have jurisdiction over suits the amount or value of which does not exceed pecuniary limits of any of its ordinary jurisdiction. There is no limit on pecuniary jurisdiction of high court and district court. मतलब जैसे स्मॉल कॉजेस कोर्ट का मैंने आपको बताया 10 लाख, ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हुआ. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के को किसी भी प्रकार का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, कितने भी अमाउंट तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं. चलो आगे देखते हैं. ओके, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, मतलब हर सिविल कोर्ट के पास पावर रहेगा कि जब तक किसी दूसरे एक्ट ने एक्सप्रेसली उन्हें एक आधा केस एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया हुआ है, तब तक सिविल कोर्ट हर प्रकार का केस एक्सेप्ट कर सकते हैं. सिविल कोर्ट हर प्रकार का केस अपने दायरे में, अपने परव्यू में ले सकते हैं. अब एक्सप्रेसली प्रोहिबिट करना मतलब जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने कहा है ये केसेस क्रिमिनल कोर्ट में ही जाएंगे, तो सिविल कोर्ट को वो लेने से रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा. ओके, civil courts are empowered to try all such suits being only in civil nature unless they are expressly prohibited for such trial by a provision of law. A suit is expressly barred if legislation expressly says so, and it is impliedly barred if a statute creates new right or liability and prescribes a particular tribunal or forum for its assertion. Okay, एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, जैसे ना there is something you have heard, insolvency and bankruptcy code, आईबीसी जिसका नाम है, 2016 में ये एक्ट, नया एक्ट बना था. अब इस एक्ट के तहत 1 करोड़ के ऊपर का कोई भी लोन अमाउंट का डिफॉल्ट रहेगा तो वो केस एनसीएलटी में जाएगा, रिलेटिंग टू कंपनीज, रिलेटिंग टू एंटिटीज. ओके, एनसीएलटी दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. 1 करोड़ से कम का अगर वैल्यू रहेगा तो ये लोन कहाँ जाएगा, ये लोन जाएगा सिविल कोर्ट में. तो जब ना आईबीसी बोलता है 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर का अगर लोन अमाउंट रहेगा, ऊपर का अगर डेट अमाउंट रहेगा, तो दिस विल बी एक्सेप्टेड और शुड बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इट मींस दैट कोर्ट that okay, that code has barred the civil court to accept that case. So civil section 9 says civil courts वो सारे cases accept कर सकते हैं जब तक law ने उन्हें prohibit नहीं किया हुआ है. Okay, so guys, this was part 1, a memory refresher. Part 2 will also be a memory refresher, and आपको कोई भी doubts रहेंगे you can ask me. Thank you.